अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद आज़ा के साथ। और आज हमने जो टॉपिक चुना है उसका उन्वान है कानून मुफरिद आज़ा और एलोपैथी का तकाबली जायज़ा। दोस्तों, एलोपैथिक तरीका इलाज इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उसका बहुत चर्चा है। तो इसमें हम आज आपको बताएंगे कि एलोपैथी और कानून मुफरद आज़ा में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। दोस्तों, एलोपैथिक का जो असूल इलाज है उन्होंने अपनी बुनियाद आजकल जरासीमों पर रखी हुई है और हर मर्ज़ की बुनियाद जो है वो किसी वायरस को करार देते हैं या फिर किसी जरासीम को करार देते हैं। और जिन अमराज में वायरस या फिर जरासीम नहीं मिलते तो फिर पुरानी तर्ज पर उसका इलाज किया जाता है, यानी खून के जो एलिमेंट्स हैं उनको दुरुस्त किया जाता है। एलोपैथी का असूल इलाज भी इलाज बिलज़िद पर कायम है, यानी वो ये कहते हैं कि अगर अलकली बढ़ गई है तो उसका इलाज तेज़ाबियत से करना चाहिए, और तेज़ाबियत अगर बढ़ गई है तो उसका इलाज अलकली से करना चाहिए। और इस सूरत को वो पीएच लेवल करार देते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि आपका पीएच जो है वो हर सूरत में दुरुस्त होना चाहिए। और पीएच लेवल में अगर फ़र्क आ जाता है, यानी अगर अल्कलाइन मादे बढ़ जाते हैं तो आप तेज़ाबी अद्वियात दें, और अगर तेज़ाब बढ़ जाता है तो आप अल्कलाइन बढ़ा दें। इसके मुकाबले में कानून मुफरद आज़ा की खराबी को दूर करने का हुक्म देता है। और कानून मुफरद आज़ा ये कहता है कि अगर आसाब सोज़िशनाक हो गए हैं और उनमें तहरीक गैर तबई हो गई है तो आप उज़लात को तहरीक दें, और अगर उज़लात में सोजिश हो गई है तो आप गुदद को तहरीक दें, और अगर गुदद में सोजिश पैदा हो गई है तो आप आसाब को तहरीक दें। यानी कानून मुफरद अज़ा गैर तबई तहरीक को मकाम मर्ज़ करार देता है और तस्कीन के मकाम पर तहरीक पैदा करने को असूल इलाज करार देता है। कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि इलाज बिलज़िद ये है कि अगर अलकली बढ़ गई है तो उसका इलाज तो आप एसिड से कर सकते हैं, लेकिन अगर एसिड बढ़ गया है तो उसका इलाज आप अलकली से कभी नहीं कर सकते, और ना ही फितरत इसको मानती है और ना ही मेडिकल साइंस इसको मानती है, क्योंकि तेज़ाब कभी भी अलकली से न्यूट्रलाइज नहीं होता। सिर्फ आर्जी तौर पर इसमें जो है फ़र्क आता है। इसलिए हम देखते हैं कि एलोपैथिक अद्वियात जो हैं वो मुस्तकिल इलाज नहीं हैं, बल्कि सारी उम्र ये अद्वियात खानी पड़ती हैं। उसका बुनियादी सबब ही ये है कि अगर तो अल्कलाइन मर्ज़ है तो वो ठीक हो जाता है इनके असूल इलाज से, लेकिन अगर कोई मर्ज़ उज़लाती है या एसिड के बढ़ जाने की वजह से हुआ है तो ऐसे मरीज़ को साला साल बल्कि पूरी ज़िंदगी जो है वो अद्वियात खानी पड़ती हैं। उसके बावजूद भी वो मरीज़ सेहतयाब नहीं होते। इसके मुकाबले में कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि अगर अलकली बढ़ गई है तो उसको आप एसिड से न्यूट्रलाइज कीजिए, और अगर एसिड बढ़ गया है तो उसको आप साल्ट से न्यूट्रलाइज कीजिए, और अगर साल्ट बढ़ गया है तो उसको आप अलकली से न्यूट्रलाइज कीजिए। तो इस तरह का जो असूल इलाज है वो ना सिर्फ फितरी है बल्कि साइंसी है, और जदीद मेडिकल साइंस भी इसको इसी तरह बयान करती है। तो ये जो असूल बयान किया जाता है कि अलकली को एसिड से न्यूट्रलाइज किया जाए, इसको साइंस भी मानती है और फितरत भी मानती है, लेकिन एसिड को अलकली से न्यूट्रलाइज किया जाए ना इसको फितरत मानती है और ना ही मेडिकल साइंस मानती है। तो बुनियादी तौर पर अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एलोपैथी और कानून मुफरद अज़ा में बुनियादी फ़र्क क्या है।
अब हम चलते हैं जरासीमी नज़रिए की तरफ कि एलोपैथी हर मर्ज़ को जरासीम या वायरस का सबब करार देती है और उसके लिए आए रोज़ नए तजर्बात होते रहते हैं और एंटीबायोटिक की दरियाफ्त का एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि एक एंटीबायोटिक जो आती है कुछ अरसे के बाद वो बेअसर हो जाती है और जरासीम जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल कर लेते हैं और कुछ अरसे के बाद वो एंटीबायोटिक बेअसर हो जाती है। इसके मुकाबले में कानून मुफ़रद आज़ा ये बयान करता है कि इंसानी जिस्म में जरासीम जो हैं या वायरस जो हैं वो सिर्फ़ 3 हैं। नंबर 1 आसाबी वायरस या आसाबी जरासीम, नंबर 2 उज़लाती वायरस या उज़लाती जरासीम और नंबर 3 सफरावी वायरस या सफरावी जरासीम। इसके साथ कानून मुफ़रद आज़ा ये कहता है कि दुनिया में जितने भी वायरस या जरासीम पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो भी पाए जाते हैं वो इन 3 अक़साम से बाहर हरगिज़ नहीं हो सकते। इसके साथ कानून मुफ़रद आज़ा ये बयान करता है कि वायरस हों या जरासीम हों, उनको पैदा होने के लिए एक माहौल चाहिए। कुछ जरासीम जो हैं वो रतूबात में पैदा होते हैं, यानी बलगमी रतूबात में पैदा होते हैं। अब इन जरासीमों को अगर खुश्क माहौल दे दिया जाए या गर्म माहौल दे दिया जाए तो ये जरासीम मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह कुछ जरासीम जो है वो खुश्की के माहौल में पैदा होते हैं, खुश्की के माहौल में रहते हैं और खुश्की के जरासीम पैदा करते हैं, जैसे टीबी के जरासीम हैं। तो इन जरासीमों को अगर गर्म माहौल दे दिया जाए या सर्द माहौल दे दिया जाए, तरी का माहौल दे दिया जाए तो ये जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह कुछ जरासीम जो हैं वो गर्म माहौल में रहते हैं, गर्म माहौल में अपनी परवरिश पाते हैं। तो इनको अगर जैसे सुज़ाक के जरासीम हैं, टाइफाइड के जरासीम हैं, तो इन जरासीमों को अगर तर माहौल दे दिया जाए, ठंडक का माहौल दे दिया जाए या खुश्की का माहौल दे दिया जाए तो ये जरासीम जो हैं मर जाते हैं। तो कानून मुफ़रद आज़ा ये कहता है कि बलगमी रतूबात में आसाबी जरासीम पैदा होते हैं, उज़लाती रतूबात में या सौदावी रतूबात में जो है उज़लाती जरासीम पैदा होते हैं और सफरावी रतूबात में जो है वो सफरा के या सुज़ाक के जरासीम या गर्म जरासीम जो हैं वो पैदा होते हैं। तो एंटीबायोटिक उनको देने की बजाय उनका माहौल बदल दें, यानी अगर कहीं पे बलगमी रतूबात रुक गई हैं और उसमें जरासीम पैदा हो गए हैं तो आप उसको उज़लाती अद्वियात दे दें, उज़लाती माहौल दे दें, खुश्क माहौल दे दें। तो ना सिर्फ वो आसाबी रतूबात जो हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि जैसे ही खुश्क माहौल पैदा होगा आसाबी जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर कहीं पर सौदावी रतूबात रुक गई हैं और खुश्की के जरासीम पैदा हो गए हैं तो आप उसको गर्म माहौल दे दें। जैसे ही गर्म माहौल पैदा होगा सौदावी रतूबात भी ख़त्म हो जाएंगी और खुश्की के जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर कहीं पर सफरावी रतूबात, गर्म रतूबात रुक गई हैं और उनमें जरासीम पैदा हो गए हैं तो आप वहाँ पर तरी पैदा कर दें, यानी जैसे ही वहाँ पर तरी पैदा होगी तो गर्मी की वजह से जो रतूबात वहाँ पर रुकी हैं, मुताफ़न हुई हैं और उनमें जरासीम पैदा हो गए हैं तो वो रतूबात न सिर्फ वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी बल्कि गर्मी के माहौल में जो जरासीम पैदा हुए हैं वो भी तरी का माहौल पैदा करने से ख़त्म हो जाएंगे। इस अमल से जरासीम जो हैं वो कभी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल नहीं कर पाते। आपको नित नई एंटीबायोटिक जो हैं वो भी तलाश नहीं करनी पड़ेंगी और आपका ये असूल भी जो है वो पायदार और मुस्तकिल हो जाएगा।